हेलो। और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। हम बात करने वाले हैं इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा के एक बेहद निष्पक्ष और गहरे शोध के बारे में। बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्स्ट बुक्स में जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है और जो एक्चुअल साइंटिफिक और एकेडमिक सोर्सेस कहते हैं, उन दोनों में आखिर कितना बड़ा फासला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इतिहास को पढ़ने के सही तरीके से, फिर आएंगे टेक्स्ट बुक्स में हो रहे बदलावों पर, उसके बाद मंदिरों का इतिहास, आर्यन माइग्रेशन के सबूत, पुराने साम्राज्य और धर्मांतरण की सच्चाई, और आखिर में देखेंगे कि असली इतिहास को कैसे खोजा जाए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, स्टडिंग हिस्ट्री द राइट वे। किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन या मेथोडोलॉजी का होना बिल्कुल क्रूशल है। डॉक्टर शर्मा यहाँ अपने बचपन का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा बताती हैं। 8वीं क्लास में उनकी टीचर ने उनसे कहा था कि इतिहास को कभी भी सिर्फ एक किताब से नहीं समझा जा सकता, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम हिस्ट्री को सिर्फ एक चश्मे से देखेंगे ना, तो बहुत आसानी से किसी गलत नैरेटिव का शिकार हो सकते हैं। हिस्ट्री रिक्वायर्स मल्टीपल लेंसेज। तो असली हिस्ट्री समझने के 3 मेन स्टेप्स क्या हैं? पहला, अलग अलग नजरियों से जानकारी जमा करना। दूसरा, कॉजेशन, यानी उस घटना के पीछे के असली कारण को समझना। और तीसरा, एक लंबी टाइमलाइन को देखना। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री में कोई भी चीज रातों रात नहीं होती। किसी भी बड़ी घटना की जड़ें अक्सर सदियों पुरानी होती हैं। इट्स लाइक अ जायंट पजल, जिसे बहुत धैर्य के साथ जोड़ना पड़ता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो सीधे तौर पर आज की टेक्स्ट बुक्स में हो रहे बदलावों से जुड़ा है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि पिछली सरकारों और आज के वक्त में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फर्क है। पहले क्या होता था कि हिस्ट्री के फैक्ट्स वही रहते थे, बस उन्हें पेश करने का तरीका या नैरेटिव थोड़ा बदल दिया जाता था। पर डॉक्टर शर्मा का एनालिसिस दिखाता है कि आज की 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी बुक्स में नैरेटिव नहीं, बल्कि पूरे के पूरे फैक्ट्स ही हटाए या बदले जा रहे हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। आइए इस चीज को एक सॉलिड केस स्टडी से समझते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है भारत में मंदिरों के तोड़े जाने का इतिहास, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अक्सर गलत समझा जाने वाला विषय है। अगर हम टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो डॉक्टर शर्मा की रिसर्च बिल्कुल साफ करती है कि मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला मुगलों या तुर्कों के आने से सदियों पहले शुरू हो चुका था। 6ठी शताब्दी, जी हाँ, 6th सेंचुरी से ही ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां जैन या बौद्ध मंदिरों को शैव मंदिरों में बदल दिया गया। कई बार जैन तीर्थंकर पारसनाथ की मूर्ति हटाकर वहां शिव मूर्ति लगा दी गई। लेकिन आज की टेक्स्ट बुक्स में उनमें सिर्फ और सिर्फ मुगल काल पे फोकस किया गया है, जो कि एक पूरी तरह से अधूरी तस्वीर पेश करता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि हमारे पास जो एक्चुअल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो इन टेक्स्ट बुक नैरेटिव्स को पूरी तरह पलट देते हैं। डॉक्टर शर्मा बताती हैं कि औरंगजेब के ऐसे बहुत से फरमान आज भी मौजूद हैं जहां उन्होंने हिंदू और जैन मंदिरों को भारी दान दिया था। यूपी के चित्रकूट में बालाजी मंदिर के महंत को जमीनें दी गईं। गोपमाऊ का 1699 का इंस्क्रिप्शन बताता है कि गोपीनाथ मंदिर औरंगजेब के संरक्षण में बना था। दाऊजी महाराज मंदिर का नकार खाना बनवाया गया। और तो और पद्मनंदी पंचविंशितिका जैसे जैन ग्रंथों में साफ लिखा है कि उस दौर में धर्म की पूरी आजादी थी। ये फैक्ट्स आमतौर पर बताए ही नहीं जाते। चलिए अब हिस्ट्री से थोड़ा आगे बढ़कर साइंस की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है आर्यन माइग्रेशन से जुड़े सबूत। यहाँ भी सिलेबस में काफी मेजर चेंजेस हुए हैं। अगर हम इन हार्ड साइंस, जेनेटिक स्टडीज और आज के सिलेबस को साइड बाय साइड रखें तो डिफरेंस लिटरली शॉकिंग है। 2019 में सेल और साइंस जैसी दुनिया की टॉप टियर साइंटिफिक जर्नल्स में स्टडीज आईं। इन्होंने प्रॉपर्ली कंफर्म किया कि करीब 1500 BCE में ईरान से आर्यों का माइग्रेशन हुआ था। बट 12वीं क्लास की टेक्स्ट बुक्स एग्जैक्टली इसका उल्टा क्लेम कर रही हैं। वो कहती हैं कि इन स्टडीज के मुताबिक आर्य बाहर से बाहर गए थे, और हड़प्पन डीएनए को यूज करके ये बताया जा रहा है कि सभी लोग यहीं के इंडिजिनस यानी मूल निवासी हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि एक्चुअल हिस्टोरिकल टाइमलाइंस कैसे काम करती हैं। सेल की स्टडी में हड़प्पन कंकालों में आर्यन जीन्स क्यों नहीं मिले? इसका बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक रीजन है। आर्यों के आने से करीब 300 साल पहले ही हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुकी थी। दोनों के बीच इतना लंबा टाइम गैप था कि जेनेटिकली उनका मिक्स होना पॉसिबल ही नहीं था।
ये एक क्लियर कट क्रोनोलॉजिकल फैक्ट है। इस जेनेटिक प्रूफ के बाद अब हम आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, जहां हम पुराने साम्राज्यों, पॉलिटिकल अलायंसेस और जबरन धर्मांतरण की सच्चाई को एनालाइज करेंगे। अक्सर हमें ये बताया जाता है कि पूरा मुगल काल सिर्फ गुलामी का दौर था, लेकिन रियलिटी चेक, उस वक्त के पॉलिटिकल अलायंसेस धर्म देखकर नहीं बनते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब जहांगीर और अहमदनगर के जनरल मलिक अंबर के बीच जंग हुई तो सोचिए क्या हुआ। जहांगीर की तरफ से राजपूत लड़ रहे थे और मलिक अंबर की तरफ से मराठा। फैक्ट तो ये भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा और पिता दोनों मलिक अंबर की सेना में थे और वहीं से उन्होंने वो फेमस गुरिल्ला वॉरफेयर तकनीक सीखी थी। हिस्ट्री इज वे मोर नुआंस्ड देन सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ डॉक्टर शर्मा एक बहुत ही ज़रूरी एकेडमिक पॉइंट रेज करती हैं। वो कहती हैं कि मुगलों या सुल्तानों के दौर को कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद कहना स्ट्रक्चरली गलत है। असली कॉलोनियलिज्म ना एक बिल्कुल ही अलग तरह का इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, जो कि ब्रिटिश राज से पहले भारत या दुनिया में कहीं भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। 19वीं सदी में एक फ्रेंच ट्रैवलर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से भारत में मुस्लिम आबादी करीब 16% थी, लेकिन 20वीं सदी की ब्रिटिश सेंसस आते आते ये 25% हो गई। यानी मुस्लिम आबादी में सबसे बड़ा जंप किसी मुगल काल में नहीं बल्कि ब्रिटिश दौर में आया था। ये डेटा अपने आप में उन सभी दावों को चैलेंज करता है जो कहते हैं कि मुगल काल में मास लेवल पर फोर्ड कन्वर्जन्स हुए थे। अगर हम डीपली देखें तो उस दौर में फोर्स्ड कन्वर्जन से कहीं ज्यादा कल्चरल मिक्सिंग यानी सांस्कृतिक समन्वय देखने को मिलता है। ये एक बड़ी जियोग्राफिकल आयरनी है कि आज केरला और बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जबकि इन्हीं इलाकों में सुल्तानों और मुगलों का असर सबसे कम था। और कल्चर की बात करें तो अकबर के टाइम पर कपड़ों के पर्शियन नामों का संस्कृत में अनुवाद किया गया, जैसे जामा बन गया सर्वगति। और जिस मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज की हम आज बात करते हैं ना, उसका भी सबसे बड़ा डेवलपमेंट मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के दौर में ही हुआ था। खैर, इन सभी फैक्ट्स को देखने के बाद हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। सवाल ये है कि आखिर असली इतिहास को ढूंढा कैसे जाए। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज जब एकेडमिक सिलेबस इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो हम इतिहास को दोबारा लिखे जाने या मैनिपुलेट होने से कैसे बचा सकते हैं? ये सच में एक चिंता का विषय है। डॉक्टर शर्मा इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती हैं। उनका कहना है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट सिलेबस या यूपीएससी जैसी एग्जाम्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे पीयर रिव्यूड और वेरीफाइड हिस्टोरियंस का काम पढ़ना चाहिए। अपनी नई जनरेशन को एनकरेज करना चाहिए कि वो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ें। और सबसे बड़ा काम, जो एकेडमिक हिस्टोरियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक्चुअल फैक्ट्स और रिसर्च शेयर कर रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर की बॉटम लाइन क्या है? वो ये है कि जब हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया जाता है तो सोसाइटी को बहुत आसानी से मिसगाइड किया जा सकता है। हमारा सबसे बड़ा वेपन क्या है? हार्ड एविडेंस, चाहे वो जेनेटिक साइंस हो या पुराने शिलालेख। पॉपुलर नैरेटिव्स में बह जाने के बजाय ठोस सबूतों पर भरोसा करना ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। किसी भी समाज को अपना असली आईना देखने के लिए फैक्ट्स का जिंदा रहना बेहद जरूरी है। और बस इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ते हैं। अगर आज की टेक्स्ट बुक से चुनते हुए फैक्ट्स को बदला जा रहा है, तो कल इतिहास के और कौन से हिस्से पूरी तरह से मिटा दिए जाएंगे? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री को इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर करते रहिए और खुद सच्चाई तलाशिए। इस डीप एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।